नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश झा, डीएम गैस्ट्रो। मेरा क्लिनिक नचिकेता गैस्ट्रो एंड लिवर क्लिनिक के नाम से है। सगुना मोड़ पे मेट्रो पिलर नंबर 153 के सामने सुधा बूथ है, वहीं फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैं आज से सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करूँगा लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर होने वाली संभावित कॉम्प्लिकेशंस, जिनको हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीकम्पनसेशन इन सिरोसिस बोलते हैं। जो डिकम्पनसेशन हम मेडिकली डिफाइन करते हैं उसमें होता है एसाइटिस, हेपेटिक एनकेफलोपैथी, जीआई ब्लीड, हेपेटोरिनल सिंड्रोम। मैं इनको अब हिंदी में समझाना चाहूँगा। एसाइटिस जो होता है उसमें मरीज की परेशानी होती है कि पेट में और पेट में पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है। जो जीआई ब्लीड का पेशेंट्स होता है उनकी शिकायत होती है कि ब्लड की वॉमिटिंग आ रही है, मोशन में ब्लड आ रहा है या मोशन ब्लैक कलर का आ रहा है। हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी का जो प्रेजेंटेशन हो है उसमें बेहोशी के साथ या फिर वेरियस लेवल ऑफ ऑल्टर्ड बिहेवियर, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, इरिटेबिलिटी के साथ मरीज का प्रेजेंटेशन होता है। हेपेटोरिनल सिंड्रोम में पेशाब की कमी हो सकती है मरीज को, या जब रूटीन टेस्ट कराते हैं तो उसमें किडनी का डिसफंक्शन मिलता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है बेसलाइन से। तो इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर में सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है उसमें हम एसाइटिस, पेट में पानी भरना, उसको हम आपके सामने पूरा डिस्कस करना चाहेंगे। जो जब भी पेशेंट आपको एसाइटिस के साथ मिलता है तो हमारा इंडेक्स प्रेजेंटेशन जब भी हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एडवाइस करना पड़ता है, और जो मैंडेटरी है उसको हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या हमें कराना है या नहीं कराना है। तो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है कि इमेजिंग जरूर करा लेना चाहिए। इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं, हर पेशेंट को सीटी का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं या फिर क्लिनिकल, अल्ट्रासाउंड एवं क्लिनिकल दोनों ग्राउंड पे हम ग्रेडिंग ऑफ एसाइटिस कर सकते हैं। एसाइटिस की 3 ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 एसाइटिस वो होता है जो किसी भी क्लिनिकल मेथड से डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इमेजिंग कराएंगे तो हमें उसमें एसाइटिस मिलेगा। ग्रेड 2 क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेबल मेथड से पता चल जाता है। ग्रेड 3 में पेशेंट खुद ही बोलता है कि इतना पेट फूल गया है कि काफी दिक्कतें आ रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, लेटने में परेशानी आ रही है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये ग्रेड 3 एसाइटिस है या नहीं है। तो जब भी एसाइटिस का पेशेंट आया तो हमने एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसको ग्रेडिंग कर लिया, और साथ में ये जरूर देखा पेशेंट को कि पैरों में सूजन है या नहीं है। तो दो टाइप का हम कैटेगराइजेशन करेंगे। एसाइटिस विद पिडलिडिमा, यानी कि मरीज को पेट में सूजन के साथ साथ पैरों में भी सूजन है। एसाइटिस विदाउट पिडलिडिमा, इसमें पेट में पानी तो भरा है लेकिन पैरों में कोई सूजन की तकलीफ नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के साथ उसमें हम जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, डायग्नोस्टिक पैरासिंटेसिस। डायग्नोस्टिक पैरासिंटेसिस में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकालते हैं, और बेसिक मिनिमम जो टेस्ट हमें भेजना मैंडेटरी है उसमें टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भेजना ही भेजना है। साथ में सीरम के पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर के सीरम एल्बुमिन को डिसाइड करना है। तो सीरम एल्बुमिन और एसाइटिक फ्लूइड के एल्बुमिन से हम एक ग्रेडियंट निकालते हैं, दैट इज द सैग, सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट। और दो टाइप से हम पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे। सैग का वैल्यू अगर मोर देन 1.1 है, दैट्स अ हाई सैग, यानी कि ये होता है कि ये पेट में पानी भरा है और लिवर खराब था, तो ये पेट का पानी हम लिवर खराब होने को ही एट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर एसाइटिस सैग का वैल्यू लेस देन 1.1 है, इसका मतलब है भले ही लीवर खराब है लेकिन ये जो पेट का पानी भरा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि लीवर की वजह से ही है, कोई और अन्य इन्फेक्शन हो सकता है और पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि पेशेंट को जो अगला सवाल होता है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, इसके लिए हम उनको ट्रीटमेंट का एडवाइस कैसे करें। तो जैसा मैंने डिस्कस किया, हर ग्रेडिंग के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर करता है। ग्रेड 1 एसाइटिस में हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ ही पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाता है, या तो वो आगे नहीं बढ़ेगा या उतने पे रह जाएगा। ग्रेड 2 एसाइटिस में हमें दवाई देने की जरूरत पड़ती है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ। सबसे पहला स्टेप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एडवाइस करना है एवं दवाई स्टार्ट करनी है। ग्रेड 3 एसाइटिस, ग्रेड 2 एसाइटिस के डिस्कशन के बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना होता है। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो हमारा अभी मैंने आपसे बताया है
उसको पेशेंट जो मिसकंसेप्शन होता है, जो अपनी तरफ से वो समझ जाते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि कुछ खाने में नमक लेना ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, सॉल्ट एब्सेंस नहीं है। तो आप रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब अपने हर खाने से नमक को हटा ना दें, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम 2 ग्राम सॉल्ट पर डे तक हम रिकमेंड करते हैं कि आप इतना मिनिमम सॉल्ट ले सकते हैं। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ जो पेशेंट को हम डायरेटिक्स का ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, उसमें 2 ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स होता है हमारे पास, जो एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड और फिरोसामाइड ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स होता है। जो एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। उसका बेसिक मिनिमम डोज जो होता है 100 मिलीग्राम पर डे से स्टार्ट करके एवरी थर्ड डे हम उसको अप टाइट्रेट करेंगे। और फिर सवाल आता है कि हम अप टाइट्रेट करना जो एवरी थर्ड डे यानी 72 आवर्स पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें दवाई को ऊपर ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो उसके लिए दो चीज होता है हमारे पास। एक, हम पेशेंट को रेगुलरली वेट मॉनिटरिंग का एडवाइस करें, और फ्रीक्वेंटली फर्स्ट वीक में बहुत जरूरी होता है कि हम उनका क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम का फ्रीक्वेंट मेजरमेंट को हम रिकमेंड करें। वेट रिडक्शन होता है अगर पेशेंट को सिर्फ पेट में पानी भरा हुआ है, यानी कि एसाइटिस है, तो पर डे जो हमारा वेट रिडक्शन होना चाहिए 0.5 केजी के हिसाब से होना चाहिए। और अगर पेशेंट को पेट में पानी के साथ साथ पैरों में भी तकलीफ है, पैरों में सूजन है, तो उनका डेली वेट लॉस जो होना चाहिए 1 केजी के हिसाब से होना चाहिए। और 72 आवर्स में अगर इतना वेट रिडक्शन हमारा हो रहा है और कोई डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया नहीं हो रहा है, तो हम इसको अप टाइट्रेट करते करते हम एल्डेक्टोन जो एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ दवाई है, उसको हम 400 mg पर डे तक ले जा सकते हैं। और अगर इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम ऊपर तक नहीं ले जा करके हम फिरासामाइड को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका डोज हमारा 40 mg पर डे के हिसाब से होता है, और उसको हम 160 मैक्सिमम पर डे तक ले जा सकते हैं। ग्रेड 3 एसाइटिस जो आता है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो होता है लार्ज वॉल्यूम पैरासिम्पटोसिस है। लार्ज वॉल्यूम पैरासिम्पटोसिस में 5 और 5 से या 5 से अधिक पानी को हम एक साथ निकालते हैं। लेकिन पेशेंट को ये बताना मैंडेटरी है या बहुत जरूरी है ये बताना कि उससे होने वाले संभावित कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। जब भी 5 या 5 से ऊपर पानी निकाला जाता है, तो एक पीपीसीडी नाम की एक एंटिटी होती है, उसके लिए एजुकेट करना है आपको पेशेंट को कि पोस्ट पैरासिम्पटोसिस सर्कुलेटरी डिसफंक्शन। तो ऐसे पेशेंट्स को इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम एल्बुमिन का इन्फ्यूजन देते हैं जब भी हम लार्ज वॉल्यूम पैरासिम्पटोसिस करते हैं। लार्ज वॉल्यूम पैरासिम्पटोसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो डायरेटिक्स होता है। जैसा अभी मैंने ग्रेड 2 एसाइटिस के लिए डिस्कस किया, सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रेड 3 के लिए डायरेटिक्स का भी हम उसी तरह से अप टाइट्रेट करेंगे। फिर अगला हमारा सवाल होता है कि पेशेंट जो सवाल होता है कि क्या हम जो हमें अगर पेट में पानी भरा है, तो किस तरह की दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए, और दवाई के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या अगर कोई और ऐसा तरीका है जिसमें हमें इस तरह की दवाई नहीं खानी पड़े, तो हमें क्या करना होगा। तो मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूंगा। जब भी किसी को एसाइटिस की परेशानी होती है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का रिकमेंडेशन नहीं होता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हम तभी रिकमेंड करते हैं जब उनका सोडियम 125 से नीचे होता है। अदरवाइज वो जितना चाहे पानी पी सकते हैं, उनके पानी पीने से पेट में कोई ज्यादा पानी नहीं भर जाएगा या पैरों में कोई ज्यादा सूजन की परेशानी नहीं आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सोडियम 125 से नीचे है, तो हम उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली एडवाइस करते हैं। फिर आता है कि इन डायरेटिक्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स क्या होती हैं। ये जितनी भी दवाइयां होती है, इनका किडनी पे बहुत असर होता है। तो क्रेटिनिन की रिपोर्ट बिगड़ सकती है, क्रेटिनिन की रिपोर्ट बढ़ सकती है, सोडियम और पोटेशियम का रिपोर्ट जो वैल्यूज है वो ऑल्टर हो सकती है। पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कई बार सोडियम के लेवल भी कम हो जाते हैं। फिर एक और साइड इफेक्ट जो होता है, कई बार मसल क्रैम्प्स आते हैं। मसल क्रैम्प्स में मरीज को परेशानियां ये बताता है कि पैर हाथ में बहुत अकड़न है, पैरों में लग रहा है मरोड़ जैसा, इस तरह की परेशानियां आती है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम बैक्लोफेन दे करके रख सकते हैं। फिर अगला सवाल होता है कि किस तरह की दवाइयां हमें नहीं देनी है। जब भी एसाइटिस का पेशेंट्स होता है, तो हमें सर्टेन कंडीशंस को रूल आउट करना पड़ता है, ये जो डायरेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले, कि कोई जीआई ब्लीड नहीं होना चाहिए पेशेंट को, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी नहीं हुआ होना चाहिए, किडनी डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, सोडियम के लेवल कम नहीं होना चाहिए।
अगर ये सब परेशानियां नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायरेटिक्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन इनमें से है तो पहले इन कंडीशन को करेक्ट करना है, उसके बाद हमें डायरेटिक्स पे उनको लेके जाना है। और जब भी हम डायरेटिक्स देंगे तो जैसा मैं बार बार अभी फोकस करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वीक में इलेक्ट्रोलाइट्स एवं क्रेटिनिन का फ्रीक्वेंट मेजरमेंट बहुत मैंडेटरी है। वेट रिडक्शन जैसा मैंने समझाया है उसको फॉलो करना है। अगर इनमें से कोई भी परेशानी आ रही है पेशेंट को तो इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है। फिर हम एक और चीज जो डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर इन दवाइयों के अलावा कोई और ऐसा तरीका है जिसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी को रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होता है तो उसमें हम एक टिप्स को रेकमेंड करते हैं। तो बात आती है कि रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होता क्या है। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस भी दो टाइप का होता है, डायरेटिक रेजिस्टेंट और डायरेटिक इंट्रैक्टेबल। डायरेटिक रेजिस्टेंट रिफ्रैक्टरी एसाइटिस जो होता है उसमें हम पेशेंट का जो एक बार अगर एसाइटिस हो गया उसके अर्ली रेकरेंस को या तो उस पानी को वहां से मोबिलाइज नहीं कर सकते या उसके अर्ली रेकरेंस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं डिस्पाइट गिविंग द मैक्सिमम डोज ऑफ डायरेटिक्स। दैट इज अ डायरेटिक रेजिस्टेंट रिफ्रैक्टरी एसाइटिस। और अगला एंटिटी जो डायरेटिक इंट्रैक्टेबल रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होता है, उस पेशेंट ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम जो वही सेम वे में या तो हम एसाइटिस को मोबिलाइज नहीं कर सकें या एसाइटिस के अर्ली रेकरेंस को प्रिवेंट नहीं कर सकें। लेकिन यहाँ जो मेन बात होती है कि यहाँ हम डायरेटिक्स के मैक्सिमम डोज को ले नहीं जा पाते क्योंकि उससे पहले ही उनके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस एंटिटी इज कॉल्ड एज अ डायरेटिक्स इंट्रैक्टेबल रिफ्रैक्टरी एसाइटिस। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम रेकमेंड करते हैं टिप्स। टिप्स जो होता है उसका फुल फॉर्म अगर आप समझे तो TIPS होता है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। फिर जो आप मेरे से जानना चाहेंगे क्या हम हर पेशेंट को ही टिप्स पे ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टिप्स के भी अपने कुछ सर्टेन सेट पैरामीटर्स है कि ऐसे कंडीशन आपको पहले रूल आउट करना है। अगर ये नहीं है तो पेशेंट को हम टिप्स का रिकमेंडेशन एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को करंट एडमिशन में ग्रेड 2 या उससे ऊपर हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी नहीं होना चाहिए, क्रॉनिक हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी नहीं होना चाहिए, पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई इंट्रा एब्डोमिनल या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन है तो टिप्स का रिकमेंडेशन नहीं होता है बेसिकली। तो ये हमने आज एसआईटीज के लिए हमने डिस्कस किया। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। हम आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम में हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई और परेशानी रहता है, पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। मैं खत्म करने से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा। एसाइटिस में जो और कॉम्प्लिकेशंस होती है, एसबीपी होता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, या लिवर के और कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बिगनिंग में डिस्कस किया, जीआई ब्लीड क्या होता है, हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी क्या होती है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम क्या होता है, या लिवर के पेशेंट्स के अंदर खाने पीने के क्या तरीके होने चाहिए, खाने पीने का न्यूट्रिशन का क्या रिकमेंडेशन है, कितना न्यूट्रिशन जरूरी है, और क्या चीज खाना है, किस चीज को अवॉइड करना है, ये सब मैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ टॉपिक्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम फ्यूचर में आपसे इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।